तो इस शरीर के स्तर पे उसे क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है, क्या दुख है, क्या सुख है, इसी को लेकर मनुष्य अपने जिंदगी का अधिकांश समय निकाल देता है। मन के विषय में सोचने का समय बहुत कम लोगों के पास है जो ये सोच पाते हैं कि भाई मन भी कोई चीज है। जबकि जब आप बौद्धिक क्षेत्र में काम करने लगते हैं तब मन की उपयोगिता हमको और आपको समझ में आने लगता है। क्योंकि यह जो शरीर है, ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंटल है, ये एक बायोलॉजिकल मशीन है। इस मशीन को कौन चला रहा है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, हु इज ऑपरेटर? तो स्क्रिप्चर्स में कहा गया, आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धियंतूत सारथि विद्धि। ये जो शरीर है ये रथ है, और इस रथ को चलाने वाला, जो रथ को चला रहा है, वह मन है। इसलिए माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डूज एंड डोंट्स। मनः करोति कर्माणि मनः लिप्यते पातके मनस्य तन्मना भूत्वा न च पुण्य न च पातके। माइंड इज डूइंग ऑल द वर्क्स। It is not hand, it is not eyes, it is not leg. ये जो मोटर और सेंसरी ऑर्गन्स है, simply they are imply, they are following the order of human mind. आपके मन के आदेशा अनुसार आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। So mind is responsible for all the do's and don'ts. कोई काम हो गया, कोई अच्छा हो गया, who is responsible? मन। इसलिए कहा गया कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप विजेता हो गए। अगर मन के सामने आप हार गए, असफल हो गए। तो मन शरीर से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जो आदमी मन से जितना मजबूत है वो उतना बेहतर रिजल्ट दे सकता है, वह उतना बेहतर परिणाम दे सकता है। ये जो मन है, ये मन 50 वृत्तियों के साथ कार्य कर रहा है। जब स्टार्टिंग में स्वाति दीदी आपसे बात कर रही थी तो ये कह रहे थे कि एक बायोसाइकोलॉजी की चीज़, बायोसाइकोलॉजी क्या है उस पर स्वामी जी चर्चा करेंगे। तो एक सामान्य चीज़ें हैं जिसका सामना हर कोई करता है, हम सबों को करना पड़ता है, कि बहुत ऐसी चीज़ है जिसे हम जानते हैं कि अच्छी चीज़ें हैं, हमें करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि ये चीज़ें बुरी है, हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। ऐसा होता है। क्या कारण है? कभी हमने और आपने इस बात पे विचार किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ
कि मुझे ये करना चाहिए और मैं नहीं कर पाती। हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और हम इसे कर देते हैं, कारण क्या है? महाभारत में एक एपिसोड आता है कि जब पंचायत में बैठे हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो, ये तुम्हारे भाई हैं, इनको कुछ दे दो, 5 गांव तो दे दो। तो कहता हम नहीं देंगे। अरे हम सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो गलत है। तो दुर्योधन क्या कहता है? आप सब लोग जानते हैं उस चीज को। दुर्योधन कहता है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कृष्णा, जितना धर्म के विषय में तुम जानते हो उतना मैं जानता हूं। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन उस रास्ते पे चलने की शक्ति मेरे पास नहीं है। आई नो व्हाट इज धर्म। जनामि अधर्मम, मैं जानता हूं अधर्म क्या है। नच में निवृत्ति, लेकिन इस पे नहीं चलने की ताकत हमारे पास नहीं है। मेरा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, हमारा बेली का साइज बढ़ रहा है, लेकिन जब भोजन आता है तो हम बिना पकौड़े के भोजन अच्छा नहीं लगता। आई नो इट, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर हम खाते हैं क्यों? कौन जिम्मेदार? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मन पे नियंत्रण नहीं है। वेरी गुड, सो गिव ए क्लैप। मन पे नियंत्रण नहीं है। ये मन को कौन है जो अनियंत्रित कर रहा है? मन को कौन इंस्टिगेट कर रहा है? मन को भी कोई इंस्टिगेट कर रहा है। देयर इज सम एजेंट इज देयर जो मन को भी इंस्टिगेट कर रहा है। थोड़ा सा इसके साथ हो जाए। इसी साइंस को बायोसाइकोलॉजी कहा गया है। ये योग मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है कि मनुष्य को, जीव को अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा। मन के विज्ञान को समझिए कि कौन है जो इंस्टिगेट कर रहा है बुरा करने के लिए, कौन है जो डिमोरलाइज कर रहा है। अच्छा, अरे क्या करके बड़का तीर मार दोगे क्या? हाँ, अरे बहुत आए बहुत गए, दुनिया चल रही है ना। कौन है वो? उसी को अब विज्ञान ने इस चीज को स्वीकार किया है कि जो ग्लैंड्स हैं, इस ग्लैंड्स का सेक्रेशन, हार्मोनल सेक्रेशन, हमारे मन के विचारों को प्रभावित करता है। मोस्टली ये शोध अभी शरीर पे चल रहा है कि भाई थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा निकलता है तो आदमी का क्या होगा, ओवर सेक्रेशन से क्या होगा, अंडर सेक्रेशन से क्या होगा। तो ये सब अभी शरीर के स्तर पे एक शोध चल रहा है। लेकिन ये जो सेक्रेशन है, ग्लैंडुलर सेक्रेशन, जो ग्रंथि से जो रस का प्रवाह है, वह अंडर सेक्रेशन और ओवर सेक्रेशन है, वो पूरे मन को प्रभावित कर रहा है। गुरुदेव एक लाइन कहते हैं कि अगर एड्रेनल ग्लैंड्स का सेक्रेशन, अंडर सेक्रेशन हो जाए तो आदमी फ्लाइट कर जाएगा, भाग जाएगा। ओवर सेक्रेशन हो जाए तो फाइट करने लगेगा। तो फाइट एंड फ्लाइट
एक लड़ने के लिए तैयार है, एक भागने के लिए तैयार है। एक लड़ने के लिए तैयार है, एक भागने के लिए तैयार है। जिम्मेदार कौन है? सेक्रेशन। एक को इंस्पायर कर रहा है फाइट करना है, एक को इंस्पायर कर रहा है भागो, बचोगे नहीं। रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये किसके कारण हो रहा है? यह हो रहा है हार्मोन्स की सेक्रेशन के कारण। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से अगर ओवर सेक्रेशन हो जाए तो आदमी में मेलैंकोलिया हो जाता है, निराश रहने लगता है आदमी। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मेरा कोई देखने वाला ही नहीं है, मुझसे कोई कंसर्न महसूस नहीं करता है। अरे सबको पैसा चाहिए भाई, पैसा के बाद कोई पूछता नहीं है। ये जो हताशा, ये जो निराशा, ये कहां से आ रही है? इसका जो जिम्मेदार है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो योग मनोविज्ञान में कहा गया कि इसे हम लोग चक्रों के नाम से जानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ग्लैंड्स के रूप में इसी को मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, प्रोस्टेट, सोलर ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पैनियल, ये ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स को, ये जो चक्र हैं, इसको अगर रेगुलेट नहीं किया गया, इसके रसस्राव को अगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा नहीं कर पाएंगे, हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हम अच्छा चीज जानेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। हम जानते हैं बुरा चीज नहीं होना चाहिए लेकिन हम उसे करेंगे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पे क्लास सिगरेट पीते पीते आदमी को मैंने देते देखा है। सिगरेट पीते हुए ये क्लास देते हुए हमने सुना है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वाह! मैंने कहा सर क्या हो गया आपको? बोला मैं इसका गुलाम हो गया हूं। अरे आप क्लास दे रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। कौन है जो आपको ये नहीं करने दे रहा है? कौन है जो उकसा रहा है, आपको सिगरेट पिलवा रहा है? अरे ना बालक हो, अभी नहीं जानते। मैं बोला जानता हूं, बालक नहीं हूं, समझता हूं, विज्ञान को समझता हूं, बायोसाइकोलॉजी को समझता हूं। इसलिए ये जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। इस योग मनोविज्ञान को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा। तो ये जो अंडर सेक्रेशन और ओवर सेक्रेशन है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? इसके लिए कहा गया है कि जो आसन है, मुद्रा है, प्राणायाम है, उसके माध्यम से हम इसको रेगुलेट करते हैं। आसन का दो काम है। मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसन की बात कर रहा हूं। आसन का दो काम है। पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा काम है एक्सपेंशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है, एक प्रेशर आया,
एक्सपेंशन हुआ, यहाँ भी प्रेशर है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द चक्राज, वो जो चक्र है, वो जो ग्लैंड्स है, उसका कितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कितना एक्सपेंशन होना चाहिए, ये निर्भर करता है, आचार्य के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये आसन है, इसके लिए ये एक आसन है, इसका अभ्यास कीजिए। इसके अभ्यास करने से आपका ये जो ग्लैंडुलर डिफेक्ट है, जो अंडर सेक्रेशन ओवर सेक्रेशन है, ये ठीक होगा। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, उसके अंदर वहां पे 4 उपग्रंथियां हैं, जिसको वृत्तियां कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस चारों में बैलेंस का होना आवश्यक है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम क्या है? काम है फिजिकल डिजायर। काम डजंट मीन्स सेक्स, ये करोड़वां हिस्सा होगा इतना सा। काम का मतलब है भौतिक इच्छाओं का जो बंडल है, उसी को काम कहते हैं। तो काम की ज़रूरत है, संसार में रह रहे हैं, इस फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, परिवार को चलाना है, समाज को आगे लेके जाना है, देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाना है, तो काम की ज़रूरत है। लेकिन ये जो काम है, क्या यही जीवन का सब कुछ है? नहीं, उसके आगे अर्थ है, जो आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थ का 2 अर्थ है। योग के इस अर्थ का 2 अर्थ है। एक अर्थ है मीनिंग और दूसरा अर्थ है अर्थ, पैसा, इकोनॉमी, धन। तो जो अर्थ है वो अभाव को दूर करता है, जो स्कार्सिटी है उसको दूर करता है, इसलिए उसको अर्थ कहा गया। जैसे मान लीजिए आप किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो परेशानी रहती है ना, क्या है क्या है। हमको अभी जब आ रहे थे तो किसी ने फ़ोन करके बोला कि किस बैंक में जा रहे हो, तो मैंने कहा कि SBI। तो वो पब्लिक सेक्टर में है कि प्राइवेट सेक्टर में? तो हमने ये कहा पब्लिक सेक्टर का होता है जी। तो बोला अरे इतना भी पता नहीं पब्लिक सेक्टर क्या है? अरे पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला। बोले अच्छा अच्छा, अरे अच्छी बात बता दी तुमने भाई। जिसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, हेल्थ का काम हो, लोगों के पास समुचित सेवाएं पहुंच सके, तो उसको लेकर के पब्लिक सेक्टर में SBI काम करती है। तो वो कुछ और भी बोलने लगे, अरे तुम जानते हो वहाँ जा रहे हो, वहाँ उन लोगों से पूछना कि फर्स्ट लेडी चेयरमैन का क्या नाम है। तो मैंने कहा अरे भैया ये सब मैं कहाँ फंसा रहा हूँ उनको, हम उनसे जा रहे हैं बात करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए, कि प्रश्नोत्तर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ उनसे बता देना कि अरुंधति भट्टाचार्य जो फर्स्ट लेडी चेयरमैन SBI की हुई, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म हुई, उनके जीवन की यात्रा में योग का कितना बड़ा रोल रहा है, उस बात को समझना चाहिए सब लोगों को। तो अर्थ का मतलब क्या हुआ? जो आपके अभाव को दूर करता है। अब मान लीजिए हमें अभी भोजन करने की ज़रूरत है, मुझे भोजन चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड कहाँ से आएगा? आप फ़ोन करेंगे, आप किसी भोजन सप्लाई करने वाले को बात करेंगे ना, पैसा चाहिए। इसीलिए इसको अर्थ कहा गया कि पैसा से रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, दवा मिल गया, शिक्षा मिल गई, चिकित्सा मिल गया, घर मिल गया, इसके लिए अर्थ चाहिए। तो महापुरुष, स्क्रिप्चर्स, महाजन लोग सदैव इस बात को कहते हैं कि काम भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है।
लेकिन काम और अर्थ, यही दो चीज से सब कुछ हो जाएगा क्या? अर्थ मिल गया, अब धन की प्रचुरता हो गई, हम पूरे समृद्ध हो गए, बेस्ट एकोमोडेशन अभी हम अवेल कर रहे हैं, बेस्ट एकोमोडेशन, अनुकूलित वातावरण है, एयर कंडीशन में बैठे हैं, क्या हमारी और कोई ज़रूरत नहीं? मन अब कहाँ रुक रहा है? जैसे कई लोगों का ये कहना है कि अरे कंचन आ जाए, धन आ जाए, रुपया आ जाए, पैसा आ जाए तो सब कुछ मिल जाता है। कंचनम सर्वगुणमस्ति, अगर धन है आपके पास तो सारे गुण आपके पास आ गए। लेकिन क्या ये सत्य है? धन प्राप्ति के बाद, सारी सुख सुविधाओं के पाने के बाद, सारी फैसिलिटी अवेल करने के बाद, नाम और यश पाने के बाद आदमी फिर सुसाइडल क्यों होता है? बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईएएस अधिकारी सुसाइड कर रहा है, आईपीएस अधिकारी सुसाइड कर रहा है, बैंकर सुसाइड कर रहा है, बिजनेसमैन सुसाइड कर रहा है, एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे हैव एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद क्या नहीं है? तो ये एक प्रश्न है, पुनः ये प्रश्न आ रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इन सब कुछ के होने के बाद आदमी ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है? पुनः हम लौट कर वहीं आते हैं कि यह हमारा बायोसाइकोलॉजी को नहीं समझने के कारण हो रहा है, हमारी ग्रंथिगत त्रुटियों के कारण हो रहा है। तो पहला मैं क्या बोला? काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म, चौथा मोक्ष। धर्म को लोगों ने बहुत गलत तरीके से परिभाषित कर दिया। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? वेरी सिंपल, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज धर्म। क्या है? मार्कर। मार्कर हैव ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इट विल मार्क, इट विल राइट। अगर मैं बोर्ड पे जाके कुछ लिखूं और ये नहीं लिखे तो हम इसे मार्कर कहेंगे क्या? आग, आग का काम क्या है? जलाना। तो जलाएगा तब तक ही तो आग है। तो जब ये आग का, पानी का, मार्कर का, थर्मस का, माइक का, ये सबका अपना अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो हम लोग यहाँ 38, 40, 50 लोग बैठे हैं, हमारा भी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा स्पेशल। और तीन चीज़ों और याद रखिए, ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो तीन परिस्थितियों में बदलता नहीं, देश, काल और पात्र। आग किसी भी देश का है, जलाएगा कि नहीं? कि ऐसा नहीं है अमेरिका वाले को नहीं जलाएगा क्या? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसे फू में उड़ जाएगा? सबको जलाएगा, किसी भी देश का आग जलाएगा। काल, किसी भी काल में जलाएगा। क्या बीते समय का आग, भूतकाल का आग, पास्ट का आग जला रहा था? नहीं जला रहा था क्या? जला रहा था। आने वाले समय में आग जलाएगा? जलाएगा। किसी भी काल में जलाएगा, सुबह भी जलाएगा, शाम में जलाएगा, रात में जलाएगा, दिन में जलाएगा, जलाएगा, काम इसके जलाना है। और किसी भी पात्र को जलाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इनको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आग कहेगा, बम का गोला आएगा, वो आके बोलेगा कि नहीं स्वामी जी हैं, स्वामी जी बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, इनको छोड़ो। नहीं, स्वामी जी भी नहीं बचेंगे, न राजा बचेगा, न रंक बचेगा, न साधु बचेगा, न संत बचेगा, न स्टूडेंट बचेगा, न टीचर बचेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि तीन परिस्थितियों में धर्म बदलता नहीं है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है नहीं बदलेगा। देश, काल और पात्र, किसी भी पात्र को वो भेद नहीं करता है कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये बच्चे को नहीं जलाएंगे, अरे इसको कोई ज्ञान नहीं। बच्चा भी आग में हाथ डालेगा, जलेगा। बुजुर्ग भी डालेंगे, बुजुर्ग को भी जलाएगा।
तो अब एक प्रश्न है कि फिर हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहां जितने लोग बैठे हुए, उनका तो पूछिए। यहां जितने लोग बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, नो ईसाई, नो बौद्ध, नो जैन, कुछ नहीं। बोलिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, बोलिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यह है कि जो मनुष्य जहां है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, उससे आगे वो चाहता है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू बिकम ए इनफाइनाइट। इस दुनिया में जो भी मनुष्य है उसको अनंत की तलाश है। एवरीवन। जब तक आपको बैंक की नौकरी नहीं लगी थी तब तक आप ये कह रहे थे कि बस ये निकल गया ना, लेकिन अब यहाँ आ गए ना, अब कुछ और निकालना है, इसके बाद कुछ और निकालना है, इसके बाद कुछ और निकालना है, उसके बाद टाइम विल बी ओवर, फिर जाना है ना। हाँ, वी हैव ए वेरी शॉर्ट स्पैन। 100 साल की उम्र में हमें और आपको अनंत बनना है। सिर्फ मैंने एक 4 पंक्ति कभी लिखी थी कि मेरे एक सवाल पे हर कोई मौन है। मेरे एक सवाल पे हर कोई मौन है, कोई तो बताओ कि आज सुखी कौन है? जिसके पास है हजारों, लाख की चाह है, लाख वालों की करोड़ पे निगाह है। अरे कोई तो बताओ कि आज सुखी कौन है? मेरे एक सवाल पे हर कोई मौन है। आप बोलेंगे अरे हम बैंकर्स हैं, इसी काम के लिए भाई, वी आर हेयर टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। स्वामी जी कुछ ऐसा तो बता के नहीं चल जाएंगे कि हम प्रॉफिट को छोड़ के कुछ और साधु संत महात्मा बन के निकल पड़ेंगे। नहीं, लाभ चाहिए। जब तक इस दुनिया में लाभ और लोभ के लिए काम होता रहेगा, ये तुकबंदी नहीं है शब्दों की, जब तक इस दुनिया में लाभ और लोभ के लिए काम होता रहेगा, मनुष्य कभी भी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता है। नोट कर सकते हैं पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। द मैन हु इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द प्रॉफिट एंड ग्रीड will not get free from stress. If you want to free from the stress, you must think. ये लाभ का जो लाभ में कितने अल्फाबेट है? 2। इसको उल्टा कीजिए, भला। लाभ अगर हो रहा है तो भला भी कीजिए, और तब देखिएगा कि कैसे स्ट्रेस दूर जाता है। ये शब्दों की तुकबंदी नहीं है। सिर्फ लाभ, सिर्फ लाभ, सिर्फ लाभ नहीं। इसलिए कारपोरेट भी सोच रहा है, सीआरएस भी हो रहा है, कुछ भला तो करो, कितना कमाओगे, डू समथिंग कंक्रीट। तो हर कारपोरेट सीआरएस भी कर रहा है। तो बात हो रही है कि इस दुनिया में हमारा और आपका क्या धर्म है? अनंत को पाना, इनफाइनाइट को पाना। यही तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये साधु जी भी नहीं बचे हैं। एक आदमी बोला, स्वामी जी आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि आप भी नहीं बचे हैं? मैं बोला, अच्छा बताओ हम साधु क्यों बने? अरे आपने घर द्वार छोड़ दिया। क्या छोड़ा? कहाँ भैया, कुछ पाने के लिए छोड़ा हूं। मैं इस बात को समझता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये
हमको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकती हैं जो हम होना चाहते हैं। एक आदमी कुछ बहुल पत्थर हाथ में लिए जा रहा था, उसको आगे नजर आ गया पूरा चमकता मोती, और उसने बगल वाले को दिया कि ये ले ले, ये रखो। वो बोला अरे ये तो गजब का उदार आदमी है। वो कोई उदार आदमी नहीं है, ये देख रहा है एक ही मुट्ठी है और वो मोती लेना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा भाई। इसलिए हम भी उसी अनंत की तलाश में निकल चले। सिंपल गणित है, सिंपल विज्ञान है। इस दुनिया की जो भी 5 फंडामेंटल वर्ल्ड है जिसे हम देख रहे हैं, ये सीमित है, हमारी इच्छाएं असीमित है। ह्यूमन डिजायर इज इनफाइनाइट बट ऑल द प्रॉपर्टी इज लिमिटेड। आवर एज इज लिमिटेड, कैपेसिटी इज ऑल्सो लिमिटेड। तो अनंत को पाने के लिए अनंत के साथ रिश्ते जोड़ना होगा। इनफाइनाइट क्या है? अलमाइटी। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, गॉड, परमात्मा, ईश्वर, ये जो कॉजल फैक्टर है, ये कॉजल फैक्टर ही अनंत है। इसलिए morning and evening you must practice meditation. Meditation is today's demand. इससे मत भागिए। अगर आप सुबह शाम 20-25 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठिए, ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा। शोध तो जारी है ना। जो पहले महापुरुष लोग कहते थे उस बात को धीरे धीरे लोग स्वीकार कर रहा है। पहले तो योगा दिवस हुआ, 21 जून को मनाते हैं ना। अब मेडिटेशन दिवस आ गया, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाते हैं ना, यूनिवर्सली। मेडिटेशन में क्या होगा? हम किस पे मेडिटेट करेंगे? मेडिटेशन में वो जो अनंत सत्ता है, उसी सत्ता को अनुभव करने का प्रयास। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें तीनों चीज के विषय में सोचना होगा, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, और जो कॉजल फैक्टर है उसके लिए भी। इस तीनों में अगर संतुलन बनाकर चलेंगे तो हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस को हम मैनेज कर पाएंगे। अगर हमने इस तीनों में संतुलन नहीं रखा, जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहीं दुर्घटनाएं घटती है। अगर हम सिर्फ शरीर पे कंसंट्रेट हो गए, अगर हम सिर्फ मन पे कंसंट्रेट हो गए, अगर हम सिर्फ सोल पे कंसंट्रेट हो गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए तीनों का संतुलन होना आवश्यक है। शरीर को फिट रखने के लिए बार बार द प्रोपाउंडर ऑफ आनंद मार्ग कहते थे, द फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड। यू मस्ट बी फिजिकली फिट। फॉर फिजिकल फिटनेस क्या करना होगा? फॉर फिजिकल फिटनेस जो रूल्स है, कैसे हम अपने आप को मेंटेन करेंगे, कैसे अपने आप को क्लीन रखेंगे, स्नान करना, हाफ बात करना, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर में हम कैसा भोजन डालेंगे, कैसा फूड लेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। इसे कोई नहीं टाल सकता है।
इसलिए भोजन को जनरली दो भाग में बांटा गया, एक शाकाहार एक मांसाहार, लेकिन हम लोग इसको तीन भाग में बांटते हैं, नो शाकाहार नो मांसाहार, सेंटिएंट फूड, मोटेटिव फूड, एस्थेटिक फूड, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। जो भोजन आपके शरीर और मन दोनों के लिए हितकारी है, शरीर और मन दोनों के लिए, उसे कहते हैं सेंटिएंट फूड। जो भोजन आपके शरीर के लिए तो हितकारी है, मन के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है मन के लिए, दैट इज कॉल्ड मोटेटिव फूड। व्हाट इज एस्थेटिक फूड? जो शरीर के लिए अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मन के लिए तो अच्छा कदापि नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक फूड। All types of pulses, grains, roots, vegetable, fruits, milk and milk product, that is a sentient food. Tea, coffee, fried things, lot of spices, that is motative food. एस्थेटिक, बासी खाना, अल्कोहल, अल्कोहल, मीट, मीट, फिश, एग। इसको कभी भी किसी रिलीजन से मत जोड़ना, उसके पास रेशनलिटी नहीं रहेगी। द पर्सन हु कंज्यूम द मोस्ट ऑफ एस्थेटिक फूड, वो रेशनलिटी उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए फूड, सेंटिएंट फूड लीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये तो शरीर का भोजन हो गया। बीच बीच में उपवास कीजिए, फास्टिंग। हर 15 दिन में एक इंटरवल के बाद फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग से कोई मरता नहीं है। फास्टिंग लॉन्जेविटी का, दीर्घ आयु का, लंबा जीने का एक गुप्त संकेत है। फास्टिंग क्या? देखिए, फास्टिंग है 3 टाइप ऑफ फास्टिंग। एक तो ड्राई फास्ट, विदाउट वाटर। मुझे लगता है इसमें से कोई विदाउट वाटर नहीं करते होंगे। विदाउट वाटर फास्ट 24 आवर्स, एनीवन? नहीं? करा। आप? अच्छा, निर्जला का। साल में एक बार। वेरी गुड। गुड। तो दीदी के लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, फास्टिंग मून एंड मूड, मून मूड माइंड, ये बहुत रिलेटेड है। समुद्र में ज्वार भाटा कब से कब तक ज्यादा उठता है? हाँ सर? पूर्णिमा और अमावस्या का जो 11वां दिन होता है, वहां से लेके अमावस्या तक, वहां से लेके पूर्णिमा तक, ये जो 4 दिन का समय है, 5 दिन का समय है, इसमें जल तत्व बहुत ऊपर उठता है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में लगभग 70% जल है। कितना? जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इस सृष्टि में जितना चीज़ है उतना चीज़ यहाँ भी है, इसी स्ट्रक्चर। तो अगर बाहर में 70% है, 68% है, 64% है, जो भी होगा वो देख लीजिए, तो 70% हमारे शरीर में भी जल है। तो जब एकादशी आता है, पूर्णिमा आता है, तो एकादशी से पूर्णिमा के बीच में हमारे शरीर का भी जल तत्व अपवार्ड, ऊपर की ओर ज़्यादा उठता है, जिसके कारण शरीर में अनइजीनेस आती है। आदमी कहता है
कि अब मन ठीक नहीं लग रहा है, बैक एक हो रहा है, माथा नाच रहा है, हेडेक हो रहा है, ये एकादशी से अमावस्या लिख के रखिए, इसको लिख के रखिए, इसको खोज कीजिएगा अपने डायरी में लिख के कि होता है क्या। और एकादशी से अमावस्या के बीच में 90% लोग डेथ करते हैं। 100 में 90 मृत्यु इसी एकादशी से अमावस्या के बीच, एकादशी से पूर्णिमा के बीच होती है। 100 में 90 एक्सीडेंट इसी समय होगा। 100 में 90 लड़ाई झगड़े डकैती सब कुछ इसी समय होता है, याद रखिए। क्राइम इसी एकादशी से अमावस्या के बीच में होगा, क्योंकि बैलेंस उसी समय बिगड़ता है, संतुलन।